हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में इनको मान्यता दी गई है। प्रत्येक देश का संविधान, चाहे वो लिखित है चाहे वो अलिखित है। हमारे देश का संविधान कौन सा है? लिखित संविधान है हमारे देश का। तो उनमें इनको मान्यता दी गई है। किनको? फंडामेंटल राइट्स को। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सबसे पहले उनका विकास ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। तो जो भारत के मौलिक अधिकार हैं, उनको लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से इनको लिया गया है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो विक्टिम हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। उसके बाद अगला क्या कहता है, इसमें थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। राष्ट्रपति आपात के दौरान जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है बताइए मुझे? 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और आप लोग बताना कब कब हुआ है और किसके शासनकाल में हुआ है। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस टाइम जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसका? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। किसको छोड़कर? हमारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर। अब मौलिक अधिकारों का वर्णन करा गया है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो इसी कारण से जो भारत का जो संविधान है उसके भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब हमारा पहला मौलिक अधिकार देख लेते हैं। टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं बताइए मुझे? टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। कब? पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने मौलिक अधिकार हैं? अब 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। किसको निकाल दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो देख लेते हैं पहला मौलिक अधिकार का क्या कहता है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसमें अनुच्छेद 14 कहते हैं कानून के समक्ष समानता। भाई कानून के सामने सब लोग समान हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सब लोग कानून के सामने समान हैं। सबके लिए कानून एक जैसा है। अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई अमीर व्यक्ति ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो उसको भी सेम सज़ा मिलेगी। अगर कोई गरीब व्यक्ति जो हमारे ट्रैफिक रूल को तोड़ता है उसको भी सेम सज़ा मिलेगी। तो कानून के सामने तो सब समान है। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति के धर्म के, उसकी जाति के, उसके लिंग के, उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मेरा जो मेन पर्पज़ है वो आप लोगों को जॉब दिलाना है। यहाँ पे जो मेरा मेन पर्पज़ रहने वाला है आप लोगों को समझाना, ताकि आपने एक बार ये क्लास देख ली, अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आंसर जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से रिकॉग्नाइज़ करके आंसर दे पाओ। क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें रिकॉग्नाइज़ करना है, समझना, याद करना थोड़ी है। बस इसलिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ याद कराने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट उन एग्जांपल्स को याद करके ही आंसर टिक करके आ जाओ, है ना। तो चलिए देख लेते हैं भाई। अनुच्छेद हमारा 16 कहता है कि पब्लिक अपॉइंटमेंट के विषय में अवसर की समानता। पब्लिक अपॉइंटमेंट का यहाँ पे मतलब है, अगर आपकी कोई सरकारी नौकरी है, मतलब कि अब जैसे कि एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे EMRS का एग्ज़ाम है, उसमें सबको समानता है, सारे के सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मतलब कि मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा, जिसके परसेंटेज अच्छी आई उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो सब लोगों को है ना अधिकार, अवसर की समानता। उसके बाद अनुच्छेद 17 कहता है जो अनटचेबिलिटी है उसका अंत किया जाना। अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध माना गया है। अगर कोई व्यक्ति दिखाता है अनटचेबिलिटी तो अपराध माना जाता है, दंड दिया जाएगा। पहले के टाइम में ये बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने भी सुना होगा, अपने दादी दादा से बहुत ये सब सुना होगा और कहीं ना कहीं देखा भी होगा। तो आजकल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मेरे को नहीं लगता मेरे को इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगला देख लेते हैं अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद 18 कहता है कि जो हमारे टाइटल्स हैं, उपाधियां हैं, उनका अंत किया जाना। अंग्रेज़ों के टाइम में कितनी उपाधियां दी जाती थी। जो अंग्रेज़ों का फेवरेट बंदा होता था उसको वो किसी की उपाधि दे देते, ठीक है। लेकिन उन सारी की सारी उपाधियों का अंत किया जाना यहाँ पे बोला गया है। सेना या विधा संबंधी सम्मान को छोड़कर अन्य सारी जो उपाधियां हैं वो नहीं दी जाएंगी।
मतलब कि जैसे जनरल कर्नल है, ये तो दी जाएंगी उपाधियाँ, लेकिन उनको छोड़कर कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। उसके बाद हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, बात करता है अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कौन से आर्टिकल में बात की गई है? 19 से 22 में बात की गई है। तो हमारा जो अनुच्छेद 19 है उसमें मूल संविधान की 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। भाई आप लोग मेरे को बता सकते हो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो मेरे को बता सकते हो कि मेरे को कौन से मेथड से पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, थ्योरी पढ़ानी है या MCQ पढ़ानी है, पढ़ना क्या चाहते हो आप लोग। तो यहाँ पे जो हमारा अनुच्छेद 19 से 22 क्या बात करता है, 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अब कितनी है? 6 हैं। कौन सी हटाई गई है वो भी हम देख लेते हैं। पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बातचीत, मतलब कि फ्रीडम टू एक्सप्रेशन। भाई आप लोगों को आज़ादी है, किस चीज़ की आज़ादी है? अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की, जो आपके माइंड में आ रहा है, जो थॉट, जो फीलिंग, जो इमोशंस आपके माइंड में आ रहे हैं, उनको आप फ्रीली एक्सप्रेस करो। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है। दूसरा कहता है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। क्या कहा इन्होंने कि बिना हथियारों के, जो आजकल ये करते हैं ना, रैलियाँ वगैरह निकालते हैं, तो वो इसी का एक एग्जाम्पल है। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के उठाए आप लोग इकट्ठा होकर सभा कर सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता है। अगला कहता है समूह बनाने की स्वतंत्रता, ग्रुप आप लोग बना सकते हो जो कि क्लासेस में बनते हैं ना। उसके बाद हमारा 4th कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। यहाँ पे देश बोला गया, यहाँ पे विश्व नहीं बोला गया है। देश बोले तो हमारा जो भारत है उसके अंदर आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो, आ सकते हो, रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, आप लोगों को पूरी फ्रीडम है। उसके बाद 5वां कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी कोने में जाकर आप रह सकते हो, किसको छोड़कर? जम्मू और कश्मीर को। उसके बाद है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप लोग कहीं पर भी जाकर अपना कोई भी इंडस्ट्री लगा सकते हो, अपना व्यापार कर सकते हो, अपनी जीविका चला सकते हो, ये आप लोगों को पूरी स्वतंत्रता है। उसके बाद है हमारा 1978 में 44वें संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। मौलिक जो हमारा ये संपत्ति का अधिकार था, पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। कौन से संशोधन में? 44वें संशोधन में इसको निकाल दिया गया है, ठीक है। और इसको एक नए प्रावधान अनुच्छेद 300A के रूप में संविधान में शामिल किया गया है। संविधान में शामिल किया गया, लेकिन फंडामेंटल जो पहला ये फंडामेंटल राइट्स था, इसके श्रेणी से इसको निकाल दिया गया। इसको निकालने के बाद हमारे जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कितने बच गए? 6 बच गए हैं। तो देख लेते हैं हमारा जो अनुच्छेद 20 है वो क्या कहता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या कहा इन्होंने? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देना। अनुच्छेद 21 क्या बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आपका जो दैहिक स्वतंत्रता है उसका संरक्षण। एग्जाम्पल देना चाहूँगी, आप लोग जैसे कि डीजे बैन कर दिया है, कहीं एरियाज़ में तो डीजे को बिल्कुल ही बैन कर दिया है। कहीं में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप लोगों को रात के 10 या 11 बजे के बाद डीजे नहीं बजाना। अगर बजाते हो तो आपको इतना फ़ाइन मिलेगा, प्लस आपको जेल भी हो सकती है। तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि जो डीजे की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है जिससे आपके कान डैमेज हो सकते हैं, होने का खतरा होता है। इसीलिए यहाँ पे प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, वो जो डीजे की इतनी ज़्यादा लाउड वॉइस थी, जो कि हमारे बुजुर्ग आदमी हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इससे। तो अगला अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21 तो बात करता है प्राण में दैहिक स्वतंत्रता की, और हमारा 21A बात करता है राज्य 46वें संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उपलब्ध कराएगी। कहाँ पर जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 21 में। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए मैं कह रही थी कि जो हमारा EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए EMRS हॉस्टल वार्डन के बच्चों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड भी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण। इन्होंने बोला है आप लोग गिरफ्तार करते हो बिना वारंट के, किसी के भी घर में चले जाते हो
और बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर लेती हो। तो यहाँ पे बोला गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण। ऐसे थोड़ी आप किसी के घर में जाओगे और कहोगे भाई आपने ये किया है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राह चलते किसी भी आदमी को आप गिरफ्तार कर लोगे, किसी ने रिश्वत नहीं दी तो आप उसको गिरफ्तार कर लोगे। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध के संबंध में संरक्षण की यहाँ पे बात की गई है। किसमें बात की गई? अनुच्छेद 22 में बात की गई है। अब अगला देख लेते हैं हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में बात की गई है। किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 23 से 24 में बात की गई है। इसलिए कह रही थी कि देखो यहाँ पे भी ना जो हमारा EMRS हॉस्टल वार्डन के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे कही गई है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात् शर्म का प्रतिषेध। यहाँ पे बोला गया है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब कि जो बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे व्यापार करवाया जाता है, उनको उठा लिया जाता है, उठा के उनके हाथ पैर काट के उनको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है और उनसे फोर्स लेबर कराई जाती है, मतलब कि बहुत उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे लेबर कराई जाती है। तो भाई वो अपराध है, इसके लिए आपको जेल भी मतलब कि आपको पूरी आजीवन कारावास प्लस फाइन भी लग सकता है। किस में बात की गई है? अनुच्छेद 23 में बात की गई है। और हमारा अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बैन टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। भाई 14 साल से कम आयु के बच्चे को आप किसी कारखाने में, खान में या अन्य किसी जोखिम भरे का यहाँ पे मतलब है कि किसी डेंजरस जगह पे काम करने के लिए उसको भेज रहे हो तो वो गलत है, इसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। उसके बाद है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ पे जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में। कहाँ पे? अनुच्छेद 25 से 28 में इसका जिक्र किया गया है। हमारा अनुच्छेद 25 क्या बात करता है? धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी का भी मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, भाई उसको पूरी फ्रीडम होती है। अनुच्छेद 26 बात करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 बात करता है धर्म के आधार पर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भाई धर्म के आधार पर जो आप टैक्स वसूल करते हो ना, कर लेते हो, वो वाले कर की यहाँ पे बात की गई है, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। अनुच्छेद 28 बात करता है राज्य द्वारा पूर्ण पोषित फुली फंडेड किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो कि उसको पैसा मिलता है, कहाँ से मिलता है? राज्य सरकार द्वारा उसको फंड मिलता है। उस इंस्टीट्यूट में अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है वो गलत है, सजा का प्रावधान है। तो वहाँ पर जो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों को इक्वल मान्यता दी जाएगी, किसी एक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा वहाँ पर, ये बोला गया है अनुच्छेद 28 में। अब हमारा जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, अनुच्छेद 29 से 30 में बात की गई है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की। अब हमारा जो अनुच्छेद 29 है वो क्या बात करता है? अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। देखो अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो संख्या में कम होते हैं। अल्प मतलब कि कम, संख्यक मतलब संख्या, जो संख्या में कम होते हैं उनको अल्पसंख्यक बोल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक ग्रुप में लगा लो, किसी एक ग्रुप में 50 बंदों का वो ग्रुप है, उसमें 40 हमारे हिंदू है और 10 हमारे मुसलमान हैं। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन हुए? अल्पसंख्यक हुए मुसलमान, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है? एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ पे बोला गया कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति। लिपि से मेरे को याद आया, हिंदी की लिपि कौन सी है बताओ? हिंदी की लिपि देवनागरी है। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। तो क्या कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश नहीं रोका जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप सिख हो, अगर आप मुसलमान हो, हमारे जो इंडिया में सिख और मुसलमान की संख्या कम है, हिंदू की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हमारे इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। अगर कोई मुसलमान है, अगर मुसलमान है, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाते हो तो वो कहते हो कि भाई आपकी तो सीट है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ हिंदू पढ़ सकता है। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में देख लो, अगर किसी भाषा, किसी जाति, किसी धर्म व संस्कृति के आधार पर उसको सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ये बात कहता है हमारा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इन्होंने ये बोला है जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है ना, वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोल सकता है, उसको एडमिनिस्टर कर सकता है। अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का, किसका, अपनी खुद की पसंद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला सकता है, सरकार उसको पैसा भी देगी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है अनुच्छेद जो 31 है, कौन सा अनुच्छेद 31, उसको 44वें संशोधन के अनुसार सूची से हटा दिया गया है। कौन से संशोधन? 44वें संशोधन के अनुसार सूची से उसको हटा दिया गया है। भाई अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का आप लोगों के लिए, और मेरे को पता लगे आप लोग पढ़ना क्या चाहते हो। और हमारा जो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कंस्टिट्यूशंस रेमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की यहाँ पे बात की गई है। कहाँ पे बात की गई है? अनुच्छेद 32 पे बात की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। जो हमारा ये है अनुच्छेद 32 है, ये बात करता है रीट याचिका की, रीट याचिका की ये बात करता है। देख लेते कितनी प्रकार की रीट की बात करती है। भाई सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार की रीट याचिका की बात करती है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की रीट याचिका की बात करती है। पहली हमारी है भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बात करती है भाई यदि कोई व्यक्ति समझता है उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो वह इस प्रकार की रीट याचिका को दायर कर सकती है। न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति से निश्चित स्थान निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। यहाँ पे बोला गया है अगर आप किसी व्यक्ति को बंदी जैसे कि पुलिस है, पुलिस गिरफ्तार करती है किसी व्यक्ति को, अगर उसको लगता है कि भाई मेरे को तो इनवैलिड तरीके से गिरफ्तार किया गया है, मैंने चोरी नहीं करी लेकिन मेरे को चोरी का इल्ज़ाम करके गिरफ्तार किया गया है, तो न्यायालय क्या करेगी, जो हमारा जो कोर्ट क्या करेगा कि उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ पे उपस्थित किया जाएगा, कोर्ट में उपस्थित किया जाएगा। और वो ये देखेंगे कि भाई इसने चोरी की है या नहीं की है, जो बंदी उसको जो सज़ा दी गई है, मतलब उसको जो गिरफ्तार किया गया है वो क्यों किया गया है, उसके कारणों पर विचार किया जाएगा। उसके बाद हमारा है परमादेश। क्या कहता है? परमादेश का लेख जो है उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है। यहाँ पे बोला गया है जो हमारा पद अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्लर्क है वो अपने सार्वजनिक कर्तव्य क्या, उसका काम क्या है, क्लर्क का काम क्या होता है, वो अपने काम को नहीं करता, सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता, वो अपना काम नहीं करता जैसे कि कोई क्लर्क, तो इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश जारी किया जाता है। उसको ये बोला जाता है कि भाई तुम लोग अपना काम कर क्यों नहीं रहे, नहीं करते तो सजा का प्रावधान भी है इसमें। उसके बाद है प्रतिषेध लेख। क्या कहता है कि भाई यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में यहाँ अपनी कार्रवाई न करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार के बाहर है। यहाँ बोला जाता है प्रतिषेध लेख में कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और हमारा उच्च न्यायालय है वो नीचे वाले न्यायालय को क्या भेजता है, आदेश भेजता है, एक लेटर भेजता है जिसमें ये बोलता है कि जो ये वाला मामला है ना इस पर आप अपनी कार्रवाई ना दो तो अच्छा है, क्योंकि ये आपके अधिकार में आता ही नहीं है। समझ गए बात को? अगला बात करता है उत्प्रेषण। यहाँ पे बात किया गया है इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजें। उन्होंने ये बोला है जो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वो अपने से नीचे वाले न्यायालय को ये निर्देश भेजते हैं कि आपके पास जो लंबित मुकदमा है, लंबे टाइम से जो आपके पास मुकदमा पड़ा है उस पर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे तो उसको हमारे पास भेजो, हम खाली बैठे हुए हैं। उसके बाद अगला क्या कहता है, अधिकार प्रक्षालेख क्यूओ वारंटो की यहाँ पे बात की गई है। इसने बोला है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय अधिकार प्रक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक वह इस बात का संतोषजनक सेटिस्फैक्शन वाला उत्तर नहीं देता तो वह कार्य नहीं कर सकता। इन्होंने बोला है कि आपके पास कानूनी अधिकार नहीं है, जैसे कि पुलिस का काम क्या होता है, अपराधियों को पकड़ना, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति
ऐसे मतलब कि गुंडागर्दी करता है, अपराधियों को पकड़ता है, ठीक है, उनको मारता है, पीटता है, दंड देता है, तो न्यायालय क्या करेगी, वो उसको कोर्ट में बुलाएंगे और पूछेंगे कि जब आपके पास ऐसा अधिकार है ही नहीं कि आप अपराधियों को पकड़ो, उनको सजा दो, तो आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हो। जब तक वो व्यक्ति उसका संतोषजनक उत्तर नहीं देता, ठीक है, कि उसने ये काम क्यों किया है, तब तक क्या करेगी कोर्ट, उसे पूछती रहेगी। अगर वो संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो उसको सज़ा मिलेगी। तो आज का ये हमारा लेक्चर यहीं तक था। आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। तो थैंक यू सो मच।